मुबारक हो मिस्टर खान। आपकी बीवी हामला है। आप बाप बनने वाले हैं। ये खबर उसके लिए किसी क़यामत से कम नहीं थी। जैसे हवेली की छत अचानक उसके सर पर आन गिरी हो। वही लड़की जिसे वो बारात के साथ लेने आया था, रुखसती से पहले ही हामला निकली थी और पूरे खानदान की सबसे शरीफ समझी जाने वाली लड़की पर अब उंगलियां उठने लगी थी। हर तरफ बदगुमानियां फैल गईं कि न जाने कहाँ कहाँ मुंह काला करती रही है। हमारे सरदार के लिए ये बदकिरदार लड़की मुनासिब नहीं। इसे फौरन तलाक दे देनी चाहिए। सरदार की माँ ने भी उससे झंझोड़ते हुए यही कहा और वो बिना कुछ बोले हवेली से निकल गया। रात के दूसरे पहर जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो सामने वही वजूद बैठा, शिद्दत से रोता हुआ उसका इंतजार कर रहा था। एक लम्हे को उसकी गैरत जागी, मगर वो खामोश खड़ा रहा। उस लड़की का चेहरा थप्पड़ों से सूजा हुआ था और वो दुल्हन के लिबास में शदीद तकलीफ में डूबी हुई थी, मगर उसके दिल में कोई नरमी ना आई। वो अचानक उसके बालों को दबोच कर गुर्राया, किसका बच्चा है ये? बताओ, ये क्या बकवास कर रही हो? ये बच्चा किसका है? उसके अल्फाज गरजे तो लड़की के लबों से सिसकी और फिर उसके अगले जुमले ने उसके पैरों तले से जमीन खींच ली। वो बेयकीनी से दो कदम पीछे हट गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या सुन रहा है। उस लड़की की बात उसके जहन को जैसे फाड़ कर रख गई हो। मीरब खानजादा की तो पूरी दुनिया ही लुट चुकी थी। मेहमानों से बड़े खार का लिहाज करते हुए उसने रात भर रो रो कर अपने दिल का सारा गुबार निकाल लिया था। उसका चेहरा साकित और जामिद था, जैसे वो कुछ भी महसूस न कर रही हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने ऊपर लगने वाला ये दाग कैसे बर्दाश्त करे। क्या सब उसकी एक बात का यकीन करेंगे? क्या उसका शोहर उस बात पर ईमान ले आएगा? क्या अब उसकी सारी जिंदगी लोगों की कड़वी बातों और जहरीली नजरों की नजर हो जाएगी? अगर जिर्क ने उसे कबूल न किया तो वो क्या करेगी? उस मुआशरे में कैसे जी पाएगी? इन्हीं सोचों में गुम वो अपने दुखते हुए सर को हाथों में थामे बैठी थी, जब खानजादा हवेली में ज़ावार खान की शादी की बातें चल रही थी। उससे पूछा गया था कि वो किसी लड़की को पसंद करता है या हवेली वाले खुद उसका रिश्ता तय कर दें, जिस पर ज़वार खान ने मीरब खान का नाम लिया था। वो उसे पसंद थी, एक मासूम सी लड़की जिसे खानदान की रवायत और रस्म व रिवाज में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उसकी अपनी एक अलग दुनिया थी, जहाँ सिर्फ वो और उसकी मासूमियत आबाद थी। ऐसा सिर्फ सवार खान को लगता था, क्योंकि मीरब खान बेहद शरारती लड़की थी और ये बात सिर्फ उसके करीबी लोग ही जानते थे। जवार खानजादा ने सबके सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था, जिस पर सबने सर झुकाकर उसकी ख्वाहिश का एहतराम किया। वो लोग इस रिश्ते से बेहद खुश थे, क्योंकि घर की बेटी घर में ही रह जाती तो उन्हें और क्या चाहिए था। उनके लिए इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या हो सकती थी? दाऊद, मुझे कोई निकाह नहीं करना, कोई शादी नहीं करनी। खुदा की कसम, अगर किसी जानवर का नाम ले लेती तो मैं आंखें बंद करके हाँ कर देती। मगर ये क्या? आपने तो एक इंसान नुमा देव का नाम ले लिया यार। मेरे ख्वाम ने मुंह फाड़ कर इनकार किया था। सब जानते थे कि वो जवार खान से कितनी चिढ़ती थी, मगर वो यूं साफ इनकार कर देगी, उसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। इसीलिए सबने हैरत से उसकी जानिब देखा। लेकिन क्यों? दादी जान ने उससे प्यार से गले लगाते हुए पूछा। उनका अंदाज पिचकारने वाला था, जिस पर वो मजीद मुंह बसोड़गी। एक तो वो मुझे कोई खास पसंद भी नहीं है, और दूसरा मुझे कुछ शको शुबात भी है। मासूमियत से कंधे उचकाते हुए उसने जवाब दिया, जिस पर वहां मौजूद सब लोग दिल खोल कर हंस पड़े। और कैसे शको शुबात है तुम्हें? ये आवाज एजल की थी, जो उसके चचा साथ होने के साथ साथ उसकी गहरी दोस्त भी थी। यही कि क्या पता वो किसी और को पसंद करते हो और मुझसे जानबूझकर शादी कर रहे हो। देखो, वो मुझे पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रपोज ही नहीं किया, जैसे नॉवेल्स में हीरो अपनी हीरोइन को करते हैं। अपनी पटर पटर चलती जुबान को जरा भी ब्रेक लगाए बगैर वो बोलना शुरू हुई तो बोलती ही चली गई। हवेली में शायद यही एक आज़ादी थी जो उसे दिल खोल कर मैसर आई थी।
ہر وقت اپنے ناولز کی دنیا میں گم رہنے والی یہ لڑکی اپنے شوہر کو بھی کسی ناول کے ہیرو جیسا ہی چاہتی تھی۔ وہ اپنی خیالی دنیا میں اس قدر مگن ہو چکی تھی کہ اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ حقیقت ہمیشہ کہانیوں جیسی نہیں ہوتی، اور یوں انہیں ناولوں سے سیکھتے سیکھتے تصورات کے زیر اثر وہ معصومیت سے اپنے انکار کی وجہ بھی سب کے سامنے بیان کر بیٹھی۔ اس کی بات سنتے ہی دوراب خانزادہ کے کہکے بے ساختہ بلند ہوئے۔ اوہ، تو یہ بات ہے! اس نے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا۔ چل زوار، پرپوزل کی تیاری کر، اور ایسا شاندار پرپوزل ہونا چاہیے کہ دنیا یاد رکھے۔ دوراب خانزادہ نے جان بوجھ کر سب کے سامنے اپنا بھرم قائم کرنے کے لیے شوخی سے یہ بات کہی، مگر وہ اپنی خوشی میں شاید کچھ زیادہ ہی آگے نکل گیا تھا۔ آخر زوار خانزادہ کس لیے موجود تھا؟ کیا وہ اس کا بھرم قائم رہنے دینا؟ بندہ کم از کم بات کرنے سے پہلے اپنی شکل کا ہی جائزہ لے لیا کرے۔ ایسی بیہودہ شکل اور اس پر سجا ہوا یہ روب، اللہ کی قسم یہ بھی تیرے چہرے پر سوٹ نہیں کرتا، اور ویسے پرپوز تو شاید میں کر بھی دیتا، مگر تیرے کہنے پر تو کتا بھی نہ بھونکے، میں تو پھر بھی انسان ہوں۔ بے حد سنجیدگی سے اس کی کتوں جیسی بےعزتی کرتے ہوئے اس نے اپنی نظریں میرب خان پر جما دی۔ اسے اندازہ ہی نہ تھا کہ محترمہ کی خواہشات اس قسم کی بھی ہو سکتی ہیں۔ وہ مسلسل اسے دیکھے جا رہا تھا، جب میرب اس کی نگاہوں سے بچنے کے لیے اپنی دادوں کی آغوش میں سمٹنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ آہ، اب یہ لڑکی سردار زوار خانزادہ سے سب کروانے والی تھی جو اس نے زندگی میں کبھی نہیں کیا تھا۔ آنکھیں سکیڑ کر اسے غور سے دیکھتے ہوئے وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوا۔ وہ اسے اس انداز سے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی گہری سوچ میں ڈوبا ہو، مگر آخر کیا؟ میرب یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ اپنی اس عجیب سی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اب زوار خان آخر کیا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے! ہائے، مجھے اٹیک آ جائے گا! آپ کو اللہ کا واسطہ مجھے چھوڑ دیں! میرے دل کو کچھ کچھ ہو رہا ہے۔ زوار خان اس کا بازو پکڑے اسے اپنی گاڑی میں بٹھانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، مگر وہ دروازے کو مضبوطی سے تھامے مسلسل دہائیاں دیے جا رہی تھی۔ سوار پہلی بار اس کا یہ روپ دیکھ رہا تھا اور بے حد حیران بھی تھا کہ آخر اب تک وہ اس کے اس انداز سے کیوں نہ واقف رہا تھا۔ جیسے تمہاری شکل ہے تمہیں کڈنیپ تو کرنے سے رہا، اس لیے شرافت سے بیٹھ جاؤ، اس نے اس کی بند آنکھوں پر پھونک مارتے ہوئے تنزیہ لہجے میں کہا۔ میب کا دل چاہا کہ اس جاہل مرد کا منہ توڑ دے، آخر یہ اتنی بکواس کیسے کر لیتا ہے، مگر اس کے سامنے کچھ کہنے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ دیکھیں، مجھے جانے دیں، ایک شریف سردار کو یہ حرکتیں زیب نہیں دیتی۔ اس نے انگلی اٹھا کر جیسے کچھ جتانے کی کوشش کی۔ اور تمہیں کس نے کہہ دیا کہ میں شریف ہوں؟ زوار خان نے سوالیہ انداز میں جواب دیا۔ شکل سے تو لگتے نہیں ہیں، مگر میرے دل کو ایک غلط فہمی سی ہے کہ آپ شریف ہیں، اس لیے مجھے یہاں سے جانے دیں تاکہ یہ غلط فہمی صحیح فہمی میں بدل سکے۔ اپنے بازو کو اس کی گرفت سے چھڑواتے ہوئے وہ پوری معصومیت کے ساتھ پٹر پٹر بولتی جا رہی تھی۔ زوار خان نے آئی برو اچکا کر اس کی چلتی زبان کو دیکھا۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ لڑکی اس قدر بول سکتی ہے۔ مجھے کیا ملے گا تمہیں جانے دینے کا؟ وہ باقاعدہ سودا بازی پر اتر آیا تھا۔ خدا کی قسم، پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے میرے پاس، لیکن وعدہ کرتی ہوں کہ جتنی جائیداد مجھے ملے گی اس میں سے پورا 1% آپ کے نام کر دوں گی۔ اب جانے دیں۔ پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر وہ وہاں سے نکل بھاگنے کی تیاری کرنے لگی۔ مجھے تمہاری جائیداد میں کوئی دلچسپی نہیں، کیونکہ میرے پاس اپنی بہت ہے۔ سوار خان نے دانت پیستے ہوئے جیسے اسے کچھ جتانا چاہا۔ یا اللہ، آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ مجھے آپ کے ساتھ سفر نہیں کرنا۔ آپ کے ساتھ اس گاڑی میں بیٹھ کر تو میری موت ہی واقع ہو جائے گی۔ نہ آپ کو بات کرنا آتی ہے، نہ ہنسنا، اور سفر بھی نہ جانے کتنا لمبا ہوگا۔ روحانسی آواز میں مسلسل شکایتیں کرتی ہوئی وہ اب زوار خان کے ضبط کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ جاؤ یہاں سے، عجیب مذاق ہے،
पहले कह रही थी प्रपोज करो और अब नखरे दिखा रही हो। हद से ज्यादा बर्दाश्त करना उसने कभी सीखा ही नहीं था, इसलिए उसका बाजू आजाद करते हुए कुछ गुस्से से बोला। उसकी बात सुनकर मीरब ने नासमझी से उसकी तरफ देखा, फिर हैरत से उसकी आंखें फैलती चली गईं। क्या वो उससे प्रपोज करने के लिए जा रहा था? क्या आप मुझे प्रपोज करने वाले हैं? वो हैरत से उसका बाजू पकड़कर उसे अपनी जानिब घुमाते हुए, हाँ मगर अब नहीं लेकर जा रहा, इसलिए कि तुम्हारी ये शक्ल इस लायक ही नहीं। खफगी से अपना बाजू उसकी गिरफ्त से छुड़वाते हुए वो बोला, तो उसके अल्फाज मेरब के दिल को जैसे जंजीरों की सद में धकेल गए। हाय, ऐसा ना करें, मेरे दिल को कुछ हो जाना है। पहले बता देती मैं एक दफा भी इनकार ना करती। वो जल्दी जल्दी अपना हुलिया दुरुस्त करते हुए अफसरदा लहजे में गोया हुई। सवार खान ने आईब्रो उचकाकर उसे खुद को संवारते देखा। मत करो खुद को अच्छा दिखाने की ये नाकाम सी कोशिश। अब मैं तुम्हें कहीं भी लेकर नहीं जा रहा। उसका मूड पूरी तरह खराब हो चुका था। आखिर फजूल में ये बच्चों वाले चौंचले करने की क्या जरूरत थी? निकाह तो वैसे ही हो जाने जा रहा था, मगर नहीं, उसे तो अपनी होने वाली बीवी से थोड़ी सी लाडियां करनी थी। लो, हो गई लाडियां। सर झटकते हुए वो ड्राइविंग सीट पर जा बैठा, खुद से बुड़बुड़ाते हुए गाड़ी स्टार्ट की और एक निगाह भी उसकी जानिब डाले बगैर हवेली से निकलता चला गया। पीछे मीरब सदमे का दौरा खाकर जमीन बोस हो चुकी थी। हाय मेरा प्रपोजल। अपने दिल पर हाथ रखे वो खुद को यकीन दिला रही थी कि वाकई उसने एक प्रपोजल को लात मारकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी दे मारी है। ये थी वसीम खानजादा की सफेद हवेली, जहां वो अपनी अहलिया जहां आरा खानजादा के साथ कयाम पसीर थे। उनके 3 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे जाबर खानजादा, जिनकी शादी उशना खानजादा से हुई थी। उन दोनों के 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा जवार खानजादा, जो बिजनेस की दुनिया का बेताज बादशाह कहलाता था, एक निहायत कामयाब बिजनेसमैन, बेहद तेज मिजाज और पूरी हवेली में सबसे ज्यादा हसीन मगर हर दर्जे मगरूर इंसान था। उसके बाद फरीहा खानजादा थी, जिसकी आज शादी थी। उसकी शादी खानदान ही में तय हुई थी, जबकि लड़का जवार और दुराब का निहायत करीबी दोस्त भी था। ये रिश्ता दोनों की पसंद से कायम हुआ था और इस शादी में दोनों की मुकम्मल रजामंदी शामिल थी। दूसरे नंबर पर सुहेब खानजादा थे, जिनकी शादी फातिमा खानजादा से हुई थी। उनके भी 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा अली खानजादा, जो हवेली का सबसे छोटा और आखिरी सपूत था, जबकि उसकी शरारतें हर वक्त अपने अरूज पर रहती थी। उसके बाद मेरा खानजादा थी, जो अपने भाई की तरह बेहद शरारती और चंचल मिजाज रखती थी। सबसे आखिर में आलियार खानजादा थे, जिनकी शादी मिसबा खानजादा से हुई थी। उनकी एक ही बेटी थी, मिरब खानजादा, जो अपनी बेमिसाल खूबसूरती के बायस सबकी तवज्जो का मरकज बनी रहती थी और जिसका निकाह हाल ही में दाजान ने यानी वसीम खानजादा की मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक अंजाम तय पाया था। दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे कि आखिरकार उनके निकाह के दिन भी आ पहुंचा था। हवेली हर तरफ से सजी हुई थी, जगमगाती रोशनियां बिखरती वो अजीमो आलिशान अमारत आज कुछ ज्यादा ही दिलकश लग रही थी। आखिर आज एक सरदार का निकाह था। हवेली में हर खासो आम मौजूद था और सरदार सवार खान का वाजिया हुक्म था कि कोई शख्स भूखा न सोए। इसीलिए हवेली की पिछली जानिब तक लोगों का हजूम था। वहां तो सुई फेंकने की भी जगह नहीं बची थी। हर चेहरे पर खुशी और मुस्कुराहट थी। आखिर आज उनके नरम दिल सरदार का निकाह था। सवार खान निकाह के बाद मिलने वाली मुबारकबादें वसूल करता हल्का सा सर झुकाकर सबसे मिल रहा था और हर मुबारकबाद के साथ उसका सीना फख्र से मजीद चौड़ा होता जा रहा था कि तभी जला भुना दुराबशाह आकर उसके पहलू में खड़ा हो गया। क्या बकवास लग रहा है तू? दफा हो, अपने ये मनहूस दांत अंदर कर। वो कब से देख रहा था कि जवार खान उसे जानबूझकर वो सरंगेज मुस्कुराहटें उछाल रहा था। सवार खान उसके कान के करीब झुका और दांत कुचकुचाते हुए बोला, तेरी क्यों जल रही है? ओह, बेबी को किसी ने मुंह नहीं लगाया? उसका अंदाज बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई बड़ा अपने छोटे बच्चे को छेड़ रहा हो।
اللہ کی कसम सहर लग रहा है। दुराब शाह ने गुर्रा कर अपनी भड़ास निकाली। और तू एकदम जला भुना काला रसगुल्ला लग रहा है। लोगों की जानिब मुस्कुराहट उछालता और सिर झुकाता सवार खान। उसका दिल बुरी तरह जला रहा था, जबकि दुराब शाह भी जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। दूसरी जानिब दुल्हन बनी वो लड़की अपने घर वालों से बहस में मसरूफ थी। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे उनसे निकाह नहीं करना। ना उन्हें ढंग से बात करनी आती है और ना ही इंसानों की तरह हंसना। कोई एक खूबी, मैं कहती हूँ सिर्फ एक खूबी बता दे मुझे, जो उस शख्स में इंसानों वाली हो। पूरे कमरे में उसकी कैंची की तरह चलती जुबान मुसलसल रवां थी। कहा भी था कि इस देव से निकाह नहीं करना, मगर मेरी सुनता कौन है। वो रूहान सी होकर बोल रही थी कि मिसबा खान ने उसके सर पर हल्की सी चपत लगाई। कमकर लड़की, वो तुम्हारा शोहर है, उसके बारे में ऐसी बातें करते शर्म नहीं आती। उन्होंने आंखें दिखाते हुए कहा तो मीरब खानजादा ने बेजारी से आंखें घुमा ली। यार, आप लोग मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। आखिर आप लोगों ने क्या सोचकर मेरा निकाह इतने संजीदा शख्स से किया है? मेरी शक्ल और मेरी करतूतें देखकर तो दूसरे ही दिन मुझ पर तलाक का टैग लग जाना है। उसकी दहाइयां अरूज पर थी। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि इन सबको कैसे बताए कि उसके साथ कितना बड़ा जुल्म हो चुका है। आज पहली बार वो ना चाहते हुए भी अपनी हरकतों को गलत करार दे रही थी और एतराफ कर रही थी कि वाकई उसकी शरारतें ऐसी हैं कि कोई भी उसे तलाक देने का सोच सकता है। शुक्र है तुमने कम से कम ये तो माना कि तुम्हारी हरकतें नाकाबिले कबूल और हद दर्जे की खराब है। अंदर दाखिल होती मिरहा का बेसाख्ता कहका उसकी बात पर गूंजा तो अगले ही लम्हे रूहान सी शक्ल बनाए खड़ी मिरब ने तकिया पूरी कुव्वत से उसकी तरफ उछाला, जो सीधा जाकर मिरहा खान के मुंह पर लगा। अल्लाह की कसम, मेरी हंसी नहीं रुक रही। मिरहा ने मुंह पकड़ते हुए कहा और कमरे में मौजूद सब लोग हंस पड़े, जबकि मीरब मजीद मुंह फुलाकर एक तरफ जा बैठी। जब तुमसे निकाह के बारे में पूछा जा रहा था और तुम बेबसी से कबूल है कह रही थी, वो जिस अंदाज में ये अल्फाज दोहरा रहा था, उस पर तो वो हंसते हंसते लोटपोट होने के करीब पहुंच गई। अगले ही लम्हे उसने तकिया उठाकर उसके मुंह पर दे मारा। मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे तलाक दिलवाएं। मैं उसे यूं खुद पर हंसते हुए नहीं देख सकती, उसने अपनी माँ को झुरझोरते हुए कहा, जिस पर मिसबा खान ने हैरत से आंखें फैला दी। कैसी गंदी जुबान है तुम्हारी। बंदे की शक्ल अच्छी ना हो तो कम से कम बात ही अच्छी कर लिया करे। इतनी बड़ी हो गई हो, मगर मजाल है कि तुम्हें जरा सी तमीज या अकल नसीब हुई हो। वो दिल पर हाथ रखकर बोली तो उसके चेहरे के साविये मजीद बिगड़ गए। ये जो नेम मुर्दा मर्द आपने मेरे पल्ले बांध दिया है ना, अल्लाह की कसम जितनी अकल मेरे पास है ये भी नहीं रहनी। वल्लाह कुछ करें, वरना आपकी बेटी बर्बाद हो जाएगी। उसकी दुहाइयां अरूज पर थी, जबकि मिसबा खान उसकी नौटंकियां देखती हुई बाहर की जानिब बढ़ गई। इस लड़की का वाकई ही कुछ नहीं हो सकता। बदले बदले से मेरे सरकार लगते हैं। मिरहा ने उसके करीब आकर टोका दिया तो मीरब खान ने घूर कर उसे देखा। अपनी ये काली शक्ल यहाँ से दफा कर लो, वरना मैं तुम्हें बहुत अच्छे से बताऊंगी कि कौन सा सरदार किस किस तरह से बदलता है। वो पहले ही तपी बैठी थी, उसके छेड़ने पर चीखती हुई बोली, जबकि यूं ही उनकी छेड़छाड़, हंसी मजाक और कहकों के दरमियान एक खूबसूरत रात अपने इख्तिताम को पहुंच गई। खान हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। आज उस हवेली की पहली बेटी की शादी थी। रंग बिरंगी रोशनियों में नहाई हुई ये अजीम व आलिशान हवेली अपनी दिलकशी और शान और शौकत से हर देखने वाली आंख में सताइश और तहसीन के जज्बात उभार रही थी। आज हवेली में मेहंदी की रस्म थी। ब्लू कलर का गरारा पहने वो बेहद हसीन लग रही थी और ऐसे में उसके चेहरे की दिलनशीन मासूमियत किसी को भी अपनी जानिब मतवज्जा करने के लिए काफी थी। सुनो बेटे, क्या तुम्हारी मंगनी हो चुकी है? वहां खड़ी एक औरत ने उसे अपने पास बुलाते हुए बड़े प्यार से पूछा। क्यों आंटी, आपने अपने बेटे का रिश्ता देना है मुझे? मेरे अपने आईब्रो उचकाते हुए शरारती अंदाज में सवाल किया। उस औरत ने हड़बड़ाकर अपना रुख मोड़ लिया। कैसी मुंह फट लड़की थी ये। अरे नहीं बेटा, मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी। उनकी तो तौबा थी कि वो उस लड़की को अपनी बहू बनाए,
جس کی زبان اتنی بے باک تھی؟ اچھا تو پھر آپ میری بچپن کی سہیلی ہیں کیا؟ جو اتنے اعتماد سے ایسے سوال پوچھ رہی ہیں؟ آپ کو نہیں پتا لڑکیوں سے اس طرح کے سوال نہیں کیے جاتے۔ وہ ہمیشہ کی طرح سامنے والے کا بولنے کا موقع دیے بغیر اپنی باتوں کا سلسلہ جاری رکھ رہی تھی، جبکہ وہ عورت حیرت سے اسے دیکھتی جا رہی تھی اور اس کی پٹر پٹر چلتی زبان پر دنگ تھی، کیونکہ چونکہ لڑکا بھی اس فیملی سے تعلق رکھتا تھا، اسی لیے تمام بوائز اس کی جانب گئے ہوئے تھے، جبکہ یہاں صرف لڑکیاں موجود تھیں۔ لہٰذا وہ پورا ماحول اپنی شوخیوں، ناچ گانے اور کہکوں سے زندہ کیے ہوئے تھی۔ آنٹی، میری پرفارمنس کا ٹائم ہو گیا ہے، ورنہ میں ضرور آپ کو ایک لمبا سا لیکچر دیتی کہ لڑکیوں سے کیا پوچھنا چاہیے۔ اوکے، چلے بائے۔ اور ہاں، کھانا کھا کر جائیے گا۔ بے حد معصومیت سے انگلیوں کو بائیں کے انداز میں ہلاتی، اپنی بڑی بڑی آنکھیں پٹپٹاتی، وہ مسکراتے ہوئے بولی، میری بات سنو، تم تیار ہوئی ہو نا؟ چینج مت کرنا، میں تھوڑی دیر میں واپس لوٹوں گا اور پھر تمہیں جی بھر کر دیکھنے کے بعد بھی اپنے دل کو سکون پہنچاؤں گا۔ وہ ڈھولک کی ٹھاپ اور بلند آواز میں بجتے گانے، مہندی ہے رچنے والی پر سب کچھ بلا کر پورے جوش و خروش سے ناچ رہی تھی۔ اس کا ہر سٹیپ قیامت ڈھا رہا تھا۔ وہ اپنا فون کمر سے باندھے پاؤچ میں ڈالے رقص میں مگن تھی کہ اچانک میسج کے بیپ کے ساتھ فون وائبریٹ ہوا تو وہ بے ساختہ چونک اٹھی۔ اپنا سٹیپ مکمل کرتے ہوئے اس نے فون نکالا اور 2 نمبر سمیع رشید کے نام سے جگمگاتے نوٹیفیکیشن پر نظریں گھمائیں۔ اسے یقین تھا کہ زوار بھی ایک دن اسے سمیع رشید کی طرح طلاق دے دے گا، اسی لیے اس نے پہلے ہی اس کا نمبر اس نام سے سیو کر رکھا تھا۔ بے اختیار اس نے چیٹ کھول لی جہاں اس کا چمکتا ہوا پیغام دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ کیوں بھائی؟ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کی یہ 2 نمبر آنکھیں میرا حسن برداشت کر سکیں گی، اس لیے سوری، میں یہ نہیں کر سکتی۔ اس سے سیدھے جواب کی توقع تو کوئی ویسے بھی نہیں رکھ سکتا تھا، اس لیے اس نے کبھی سیدھے جواب دینے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ جواباً فوراً پیغام آیا، فکر مت کرو، مانا کہ تمہاری یہ چچندر سی شکل برداشت کرنا کوئی آسان کام نہیں، مگر میں بھی زوار خان ہوں، مجھے مشکل کاموں میں دخل دینا بے حد پسند ہے۔ مقابل آخر کہاں ادھار رکھتا تھا، دوسروں کو ان کی اوقات میں رکھنا اسے بخوبی آتا تھا۔ اگر آپ کو ایسی ہی شکل دیکھنی ہے تو پھر مجھے دیکھنے کی زحمت مت کریں، بلکہ اپنے ہاتھ میں پکڑے فون کا سیلفی کیمرہ آن کریں اور جی بھر کر خود کو دیکھیں، سمجھے؟ ویسے بھی آپ مجھ جیسی حسینہ کو دیکھنے کے قابل نہیں ہیں۔ بالوں کو ایک دلکش ادا سے پیچھے جھٹکتے ہوئے وہ بولی تو زوار خان زادہ بے اختیار آئی برو اچکانے پر مجبور ہو گیا۔ کون سی حسینہ؟ تم؟ یہ تم اتنی بہکی بہکی باتیں کیسے کر لیتی ہو؟ کہیں اس 10 کلو کے میک اپ میں کوئی نشاور دوائی تو شامل نہیں تھی؟ تم تو مجھے ہوش میں نہیں لگ رہی۔ زوار خان نے اس کے خود کو خوبصورت ترین قرار دینے پر وار کیا تھا۔ ان کا رشتہ کبھی بھی معمول کے مطابق نہیں رہا تھا۔ وہ بظاہر بے حد سنجیدہ اور میچور تھا، مگر جب سے ان کا نکاح ہوا تھا وہ اس کے ساتھ اس طرح الجھتا، لڑتا اور جھگڑتا رہتا تھا۔ یہ عادت بھی اس نے میرب ہی سے جڑائی تھی، ورنہ وہ تو نہایت کمگو انسان تھا۔ اس کے اس روپ سے میرب کے سوا کوئی واقف نہیں تھا، کیونکہ اس کی زبان صرف میرب کے سامنے ہی چلتی تھی، باقی سب سے تو وہ اپنی آنکھوں ہی آنکھوں میں بات مکمل کر لیا کرتا تھا۔ اگلے صبح سب کچھ بظاہر معمول کے مطابق تھا۔ آج فریحہ کی بارات تھی، اسی لیے حویلی میں ایک عجیب سی چہل پہل بھی تھی اور جدائی کی ہلکی ہلکی اداسی بھی فضا میں گلی ہوئی تھی، مگر میرو خانزادہ کے لیے تو جیسے سب کچھ ختم ہو چکا تھا، گویا اس کی پوری دنیا ہی لٹ گئی تھی۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، اسی لیے اس نے رات کی تاریکی میں تنہائی ڈھونڈ کر جی بھر کر رو لیا تھا اور اپنے دل کا بوجھ آنسوں میں بہا دینے کی کوشش کی تھی۔ اب اس کا چہرہ ساکت اور بے تاثر تھا، ایسا جیسے احساسات نے اس کے وجود سے رخصتی لے لی ہو۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنے اوپر لگنے والے اس داغ کو وہ کیسے برداشت کرے گی۔ کیا کوئی اس کی بات کا یقین کرے گا؟ کیا اس کا شوہر اس پر ایمان لے آئے گا؟ یا پھر اس کی باقی ساری زندگی لوگوں کی تلخ باتوں، تنزیوں، نظروں
और बेबुनियाद इल्ज़ामों की नज़र हो जाएगी। अगर ज़वार ने भी उसे कबूल करने से इनकार कर दिया, तो वो क्या करेगी? इस मुआशरे में कैसे जी पाएगी, जहाँ औरत को सफाई देने का हक भी आसानी से नहीं मिलता? इन्हीं उलझी हुई सोचों में गुम वो अपने धड़कते सर को दोनों हाथों में थामे बैठी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। बेख्तियार उसने सर उठाकर दरवाजे की जानिब देखा। मीरब ताईजान कह रही हैं कि सवार लाला को उठाकर ले आए। मिरहा ने कमरे में दाखिल होते हुए बगैर उसकी तरफ देखे कहा, मगर जैसे ही उसकी नजर मीरब पर पड़ी, वो चंद लम्हों के लिए साकित रह गई। तुम रोई हो? उसके मुंह से बेख्तियार निकला था। नहीं तो। मीरब ने फौरन अपने चेहरे पर मस्नूई बशाशत सजाते हुए जवाब दिया, मगर मिरहा ने उसे गहरी नजरों से घूरा। मेरे साथ झूठ मत बोला करो। बताओ, क्या हुआ है? क्यों रोई हो? किसी ने कुछ कहा है? वो बेचैनी से उसका बाजू थाम कर पूछने लगी। मीरब की सूजी हुई आंखें मिरहा के दिल को अजीब सी कसक में मुब्तला कर रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मीरब ने धीमी सी मुस्कुराहट के साथ और नरमी से अपना बाजू उसकी गिरफ्त से आजाद करवाया। फिर मजीद कुछ कहे बगैर कमरे से निकल गई, जबकि मिरहा देर तक उसकी जाती हुई पुश्त को गहरी और सोचती हुई नजरों से देखती रही, जैसे उस खामोशी के पीछे छुपे किसी बड़े राज को समझने की कोशिश कर रही हो। वो लोग इस वक्त शहर के सबसे बड़े होटल में मौजूद थे। हर तरफ बारात की आमद का शोर गूंज रहा था। एक तरफ खड़ी मिरब ने उस हंगामे को देखते हुए अपने दर्द करते सर पर हाथ रखा और थके हुए अंदाज में माथा मसल लिया। उसका मूड बेहद दर्जा खराब था और वह यहाँ भी सिर्फ मजबूरी के तहत खड़ी थी। अचानक उसे अपने पेट के गिर्द किसी की मजबूत गिरफ्त महसूस हुई, तो वो बेख्तियार पलटी, मगर सवार खानदाजा को सामने देखते ही उसकी आंखें एक बार फिर से बरसने को बेताब उठी। अगले ही लम्हे उसने झटके से उसका हाथ अपने वजूद से अलग किया और रुख मोड़ लिया। सवार खानजादा ने हैरत और बेयकीनी से उसकी पुश्त को देखा। मीरब ने आज तक कभी उसका हाथ इस अंदाज में नहीं झटका था। मिरहा ने उसे बताया था कि मैडम रोई हैं, इसीलिए वो उसे मनाने और उसकी कैफियत जानने आया था, मगर यहाँ तो मामला ही कुछ और नजर आ रहा था। क्या हुआ है तुम्हें? उसने दोबारा उसे अपनी गिरफ्त में लेते हुए पूछा और उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश की। छोड़े मुझे। मेरा बिना किसी लिहाज किए चीख उठी थी। ये क्या बकवास है? जवार बेसाख्ता गुर्राया। उसे इस रद्द अमल की कतन तवक्को नहीं थी। मुझे अकेला छोड़ दें प्लीज, और दोबारा मुझे हाथ मत लगाइएगा। वो सर्द सपाट लहजे में बोली, फिर एक लम्हे भी रुके बगैर वहां से निकलती चली गई, जबकि जवार खानजादा वहीं खड़ा हैरत और शशतर रह गया। ये उसकी मिरब तो हरगिज नहीं थी। कुछ अरसा बाद मिरब का रवैया किसी भी समझ नहीं आ रहा था। वो पहले की निस्बत बेहद खामोश हो चुकी थी, ना किसी को खुद बुलाती थी और ना ही किसी की बात का जवाब देती थी। सब उसकी हालत देखकर शदीद परेशान थे। जब सवार ने रुखसती का मुतालबा किया और उसकी बात को मद्देनजर रखते हुए आज उनकी रुखसती रखी गई थी, उसे दुल्हन की तरह सजाया गया था, मगर आखिर क्या फायदा? वो तो सब कुछ खो चुकी थी। अब सुहागन बनने का क्या मतलब रह गया था, जब उसके पास अपना कुछ भी बाकी नहीं बचा था। मीरब, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, अब कुछ खा लो। इशा खानजादा ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए मिन्नत करते हुए कहा। वो दुल्हन बनी सवार खान के कमरे में उसकी सेज पर बैठी, न जाने क्यों हद दर्जे अफसुर्दा थी। उसके चेहरे पर छाई सोगवारी उसे एक अजीब सी दिलकश खूबसूरती अता कर रही थी। आह, मेरा सर! उसने अचानक चीखते हुए अपने घूमते सर को महसूस किया और कुछ कहना चाहा, मगर अगले ही लम्हे वो होशो हवास से बेगाना होकर गिर पड़ी। चारों तरफ एक हलचल मच गई, जबकि उष्ना खानजादा ने फौरन अपनी दोस्त को कॉल करके हवेली बुला लिया। बाहर सवार खानजादा भी ये खबर पहुंच चुकी थी, जिस पर वो फूलती सांसों के साथ भागता हुआ अंदर की जाने बढ़ा। वो काफी देर से बाहर बेचैनी से टहल रहा था, जबकि डॉक्टर अंदर उसका मुआयना कर रही थी। न जाने क्यों उसका दिल किसी अनजाने एहसास के जेर असर शिद्दत से धड़क रहा था।
वो चाहकर भी खुद को संभाल नहीं पा रहा था और बेइख्तियार अपने दिल पर हाथ रख के खड़ा था। क्या ये मीरब की दूसरी शादी है? डॉक्टर नवीरा के इस सवाल पर सबने हैरत से एक दूसरे की जानिब देखा। नहीं तो, ऐसा कुछ नहीं है। उस्ना बेगम ने होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट सजाते हुए उनकी गलतफहमी दूर की, जिस पर डॉक्टर नवीरा ने एक गहरी नजर सब पर डाली। लड़के को भी अंदर बुला लीजिए प्लीज, मुझे आप सबसे कुछ डिस्कस करना है। उसके जिस अंदाज में ये अल्फाज अदा किए थे, उससे वहां मौजूद हर शख्स के दिल किसी अनजाने खदशे के तहत बुरी तरह धड़क उठे थे। जी फरमाइए। जवार खान का गरूर हमेशा की तरह अपनी अरूज पर था, ये जाने बगैर कि अगले चंद लम्हों में यही गरूर पाश पाश होने वाला था और उसकी इज्जत खाक में मिलने वाली थी। आपकी ये वाइफ जो आज दुल्हन बनी बैठी है, ये उम्मीद से है। एक निगाह वहां मौजूद सब लोगों पर डालने के बाद उसने होंठों पर हल्की सी पेशा वराना मुस्कुराहट सजाई और निहायत संजीदा अंदाज में कहा, जबकि इस एक जुमले ने हवेली वालों के सरों पर गोया बम गिरा दिया था। वो ये क्या कह रही थी? मेरा उम्मीद से थी, मगर ये कैसे मुमकिन था? अभी तो उसका सिर्फ निकाह हुआ था, फिर ये बच्चा किसका था? सवार, क्या ये सब तुम? उशना खान ने कुछ कहना चाहा ही था कि जवार खान ने अपनी सुर्ख और खून उतरी निगाहें उन पर जमा दी। मैंने उसे कभी हाथ भी नहीं लगाया मोरे। सवार खान के लहजे में बेबसी ही बेबसी थी। उसने वाकई कभी उस औरत को हाथ नहीं लगाया था। फिर ये सब क्या था? आपको शायद चेक करने में कोई गलती हुई है। हमारी तो शादी आज हुई है, फिर ये उम्मीद से कैसे हो सकती है? सवार खानजादा अब तक बेयकीनी के आलम में था। उनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है। डॉक्टर की ये बात सुनते ही सवार खान ने बेयकीनी से उस बेहोश वजूद की जानिब निगाह दौड़ाई। पता नहीं कहाँ मुंह काला किया है उस लड़की ने। हाय जवार, अभी भी वक्त है। इस लड़की को तलाक दे दे, उसे फारिग कर दे। ये तेरे काबिल नहीं रही। अभी भी वक्त है। तलाक देकर इस किस्से को खत्म कर। खानदान की एक औरत ने मशवरा दिया तो जवार खान ने उसकी जानिब कहर आलूद निगाह डालते हुए अपने कदम हवेली से बाहर बढ़ा दिए। उसके दिमाग में यक्के बाद दीगरे धमाके हो रहे थे, मगर वह कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। वह जानता था कि मीरा वैसी हरगिज नहीं थी, मगर उसका हामला होना उसे अंदर तक तोड़ कर रख गया था। गुस्से से उसकी शरेआनें फटने को थी, इसलिए उसने इस वक्त हवेली से बाहर निकल जाना ही मुनासिब समझा, जबकि पीछे खड़े सब लोग बस उसकी जाती हुई पुश्त को देखते रह गए। इधर मिसबा खानजादा उसके बेहोश वजूद की तरफ बढ़ते ही उसे मारने लगी थी, मगर ऐन उस दौरान मेरब की आंख खुल गई। चची छोड़ें उसे। मिरहा ने जिस शिद्दत से उन्हें पीछे धकेला था, उसे देखकर मिरब खान दंग रह गई थी। मैं उसे मार दूंगी। उसने मेरी इज्जत मट्टी में मिला दी, किसी का लिहाज तक न किया। मिसबा खानजादा अपना सर पीटती हुई बोल रही थी, जबकि मिरब बेयकीनी के आलम में उनकी एक एक बात सुन रही थी। उसकी अपनी माँ को ही उस पर यकीन नहीं था। ये एहसास उसे बेहद तकलीफ दे गया था। जब मिसबा खानजादा जनूनी अंदाज में खुद को छुड़वाते हुए दोबारा उसकी तरफ बढ़ी, तो उनका हाथ सीधा मिरब के चेहरे पर पड़ा और उसका रुखसार सूज गया। मिरब की दर्दनाक चीख पूरी हवेली में गूंज उठी थी। अपनी माँ का ये रूप देखकर वो पागल होने के दहाने पर पहुंच गई थी। उशना खातून ने फौरन उन्हें पीछे किया और इस बार खुद मिरब की ढाल बन गई थी। वो मेरे बेटे की अमानत है मिसबा, अब तुम उसे हाथ नहीं लगाओगी। उनका लहजा दो टोक और फैसला कुन था। उन्हें पूरा यकीन था कि मीरब ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो हवेली की सबसे मासूम लड़की थी और वो ऐसी हरकत का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। रात का दूसरा पहर था जब वो हवेली में दाखिल हुआ। उसका इरादा सीधा अपने कमरे में जाने का था। वो इस वक्त हदर्चा थका हुआ दिखाई दे रहा था, मगर कमरे में कदम रखते ही उसकी नजर अपनी बीवी पर पड़ी तो वो यकदम साकित रह गया। मीरब का चेहरा थप्पड़ों के निशानात से सुर्ख और सूजा हुआ था। ये मंजर देखते ही जवार खानजादा की आंखों में लहू उतर आया। वो लंबे लंबे डग बैठता एक ही जुस्त में उसके करीब पहुंचा और झुककर उसके चेहरे का बगौर जायजा लेने लगा।
मीरब जो मुसलसल सिसक सिसक कर रो रही थी, अचानक अपने सर पर उसे खड़ा देखकर खौफजदा हो गई और घबराकर पीछे सिरक गई। मैंने कुछ नहीं किया। उसके लहजे में इस कदर खौफ और लरजिश थी कि जवार का दिल चाहा उस पर हाथ उठाने वाले के हाथ जड़ से काट दे। मुझे बताओ, सच सच बताओ कि ये सब तुम्हारे साथ किसने किया है और ये बच्चा किसका है? सवार ने उसके गाल पर निहायत नरमी से हाथ फेरते हुए ये सवाल किया था, मगर उसके दिल पर जो कयामत गुजर रही थी वह सिर्फ वही जानता था। अपनी ही बीवी से उसके पेट में पलने वाले बच्चे के बारे में ऐसा सवाल करना सवार खानजादा को अंदर से तोड़ रहा था। मीरब उसकी बात पर बेख्तियार सिसक उठी। मुझे रोकर मत दिखाओ मीरब, मुझे जवाब दो। कसम है खुदा की, अगर इस सब में तुम्हारा कोई कसूर ना हुआ तो तुम्हारे मुजरम को ऐसी सजा दूंगा कि वो अगले जन्म में भी पैदा होने से खौफ खाएगा। वो उसके डरे सहमे चेहरे को देखते हुए जिस अंदाज में बोला था उसमें गुस्सा भी था और बेबसी भी थी। मीरब ने कामती पलके उठाकर उसकी आंखों में देखा तो वो फिर बोला, बताओ, किसका बच्चा है? उसने अपना सवाल दोबारा दोहराया। ये बच्चा सरदार जवार खान का है। मीरब ने अटकते हुए जवाब दिया। उसके अल्फाज सुनते ही सवार खानजादा की आंखें हैरत से फैल गई। ये क्या बकवास कर रही हो? तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? ना चाहते हुए भी उसका लहजा शदीद सख्त हो गया था। मीरब के लबों पर एक तल्ख मुस्कुराहट उभरी। ये वाकई ही आपका बच्चा है, मैं सच कह रही हूँ। उसके लहजे में ना मजाक की रमक थी और ना झूठ का कोई शाइबा। सवार खानजादा का दिल जैसे अपने मुकाम से निकलकर गले में अटका था। क्या तुम मुझे बताओगी कि आखिर कब मैंने तुम्हें इस अंदाज में छुआ कि तुम मेरे बच्चे की माँ बन गई? क्या सिर्फ तुम्हारे जिस्म के खदोखाल छूने से ही तुम मेरे बच्चे की माँ बन गई हो? उसके लहजे में तंज वाजिया था, जबकि आवाज में अब पहले जैसा हल्कापन नहीं, बल्कि खतरनाक गुराहट शामिल हो चुकी थी। ऐसी गुराहट जिसने मीरब को अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया। छुआ था, जिस रात आप नशे में थे, आपने छुआ था। मीरब ने सिसकी भड़कते हुए जैसे ही ये अल्फाज अदा किए, सवार खानजादा को महसूस हुआ जैसे उसके पांव तले जमीन निकल गई हो। उसे लगा हवेली की पूरी छत उसके सर पर आ गिरी हो। नशे में था, उसके लबों से सरगोशी जैसी आवाज निकली। वो कैसे भूल गया था कि हाँ, एक रात वो नशे की हालत में घर आया था, मगर उसे यकीन था कि इस बात का इल्म किसी को नहीं, बल्कि वो तो ये सोच भी नहीं सकता था कि मीरब ना सिर्फ उस रात के बारे में जानती है, बल्कि उसकी दरिंदगी का शिकार भी बन चुकी होगी। वो यही समझता रहा था कि हवेली का कोई फर्द इस राज से वाकिफ नहीं। एक अनजाना और खौफनाक एहसास उसके दिल में जागा और उसकी धड़कन बेतरतीब हो गई थी। क्या हुआ था उस रात? सवार ने भराई हुई आवाज में पूछा। मीरब ने सिसकते हुए आंसू साफ किए और अगले ही लम्हे उसे सारा वाकया सुनाना शुरू कर दिया। वो रोते हुए बोली, उस रात उस रात वो लाउंज में मौजूद थी। अपनी कॉफी बनाने की गर्ज से वो किचन की जानिब जा रही थी कि उसी दौरान नशे में लड़खड़ाता हुआ सवार खान हवेली की हदूद पार करता अंदर दाखिल हुआ था। मीरब ने जैसे ही उसकी बिगड़ी हुई हालत देखी तो बेख्तियार उसकी जानिब बढ़ी, मगर वो उसे मुकम्मल नजरअंदाज करते हुए नशे में बेरब बातें करता और हंसता रहा। मीरब ने उसके रौब, इज्जत और मुकाम का ख्याल रखते हुए खुद को संभाला और मुलाजमों की मदद से उसे उसके कमरे तक पहुंचाया। कुछ देर बाद वो उसके लिए लीमू पानी बनाने चली गई थी। इस अंजाम से बेखबर उसका मुंतजिर था। अगले ही लम्हे वो उसके कमरे में दाखिल हुई, जहां जवार खान नशे की कैफियत में खुद से बातें करने में मसरूफ था। दफा हो जाओ, कौन हो तुम चुड़ैल? वो नशे में मीरब को भी पहचान न सका। मीरब उसके करीब आई और खामोशी से उसे लीमू पानी पिलाने की कोशिश करने लगी, मगर अगले ही लम्हे उसने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी जानिब खींच लिया। मीरब घबरा कर रह गई थी, जबकि जवार खान अपनी बेखुदी में उसे जाने दे रहा था। उसकी सांसों की हिद्दत और मजबूत गिरफ्त ने मीरब के दिल की धड़कनें बेतरतीब कर दी थी। वो खुद को छुड़वाने की कोशिश करती रही, मगर उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो अपने होशो हवास में होता। मीरब की चीख बेसाख्ता लबों से निकली, जबकि कमरे की फिजा अजीब सी कश्मकश और बेयकीनी में डूब गई और वह इस लम्हे के अचानक बदलते रंगों को समझने से कासिर थी।
फजर के वक्त जाकर उसकी जान बख्शी हुई थी, जबकि वो करवट बदल कर होशो हवास से बेगाना पड़ा था। मीरब को खुद से घिन महसूस हो रही थी। उसके शोहर ने उसे पहली दफा छुआ था, और वो भी नशे की हालत में। वो नशे में उससे छूता, उसके वजूद के साथ खेल गया था। वो अपनी ही बीवी के साथ बेहद गलत कर गया था। जिस तरह वो होशो हवास से बेगाना होकर गिरा था, मीरब 1000% यकीन से कह सकती थी कि उसे बिल्कुल याद नहीं रहने वाला कि वो गुज़िश्ता रात उस पर अपना हक जता चुका है। कितनी बदकिस्मत थी वो, शोहर की कुर्बत नसीब हुई भी तो नशे की हालत में। पहली दफ़ा शोहर करीब आया और शोहर को ही याद न रहने वाला था। मज़ीद कुछ सोचे बगैर ही वो अपनी हालत दुरुस्त करती अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। उसका इरादा शावर लेने, नमाज़ पढ़ने और फिर खूब जी भरकर रोने का था। अपने साथ होने वाला ये सितम अल्लाह के अलावा वो किसी को बताती भी तो कैसे? किसी को भी बता नहीं सकती थी। सब कुछ दिल में रखती तो यकीनन उसका दिल फट जाता। यही वजह थी कि शावर लेने के बाद वो अल्लाह के हुजूर सजदाए रेस हुई तो चीख-चीख कर रोई थी, जबकि दूसरी जानिब वो उसकी हालत से बेखबर, होशो हवास से बेगाना पड़ा था। अल्लाह से अपने महरम की मोहब्बत मांगती, उसकी नज़रों में सुरखरू रहने की दुआ करती। वो पहली मर्तबा अपने लिए अच्छे नसीब की दुआ मांगने लगी थी। पहली दफ़ा उसे अपने नसीब से खौफ आया था और बेतहाशा आया था। मौजूदा वक्त सवार खानज़ादा फटी-फटी निगाहों से उसकी जानिब देख रहा था, जो फूट-फूट कर रोते हुए अपनी किस्मत का मातम कर रही थी। जानते हैं सवार, मुझे किसी बात का दुख नहीं, सिवाय इस एक बात का कि मेरी अपनी माँ को मुझ पर एतबार नहीं। आखिर ऐसा क्यों? क्या किया है मैंने ऐसा? क्या उन्होंने एक बार भी मेरा यकीन करना ज़रूरी नहीं समझा? जब कोई गैर दुख देता है तो इतना दर्द नहीं होता सवार, मगर जब माँ की तरफ से ज़ख्म मिले तो औलाद जीते जी मर जाती है। क्या मैं पहले कभी ऐसी हरकतें कर चुकी हूँ कि इस बार उन्होंने बगैर किसी तहकीक के मुझ पर हाथ उठा लिया? उठा लिया, 100 बार उठाएं। बेटी हूँ उनकी, हक है उन्हें। मगर देखिए तो सही, उठाया भी तो क्यों? बुरे किरदार के इल्ज़ाम पर। वो रोते हुए खुद अजियती का शिकार बनती बोल रही थी कि अचानक सवार ने उसके लबों पर उंगली रख दी। श्श, खबरदार, खबरदार, जो अपने मुंह से एक लफ्ज भी निकाला तो तुम्हारा किरदार कितना पाक है, ये मुझसे पूछो। किस कदर बाकिरदार हो तुम, इस बात की गवाही तुम्हारा शेहर देने को तैयार है। फिर तुम लोगों की फिक्र क्यों करती हो? मैं कसम खाकर कहता हूँ कि तुम इस दुनिया की पाकीज़ा तरीन औरतों में से हो। मेरा नशा तुम्हारे लिए वबाले जान बन गया था। कितना बदकिस्मत हूँ मैं। तुम मेरे अंदर तक उतर चुकी हो। मेरी औलाद तुम्हारे वजूद में पल रही है, तुम्हारी सांसों के साथ सांस ले रही है, मगर मैं इस सब से बेखबर रहा। मैं तुम्हें अपनी गुर्बत दे चुका था, मगर मुझे उसका एहसास तक न था। तुम्हें देखकर मेरा दिल एक अलग अंदाज से धड़कता है, मगर मैं ये नहीं जानता था कि ये सब इसी गुर्बत का असर है। मुझे माफ़ कर दो मीरब। मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे कदमों में बैठकर भी माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। बस एक बार मुझे माफ़ कर दो। वो ऊंचा लंबा मर्द उसके कदमों को हाथ लगाकर माफ़ी का तलबगार था, जिस पर मीरब खानज़ादा ने तड़पते हुए अपने पाँव उसकी गिरफ्त से छुड़वा लिए। ये क्या कर रहे हैं? पागल हो गए हैं क्या? मीरब चीखी। हाँ, पागल हो गया हूँ मैं। मेरी औलाद तुम्हारे अंदर पल रही है और मैं इस हकीकत से बेखबर हूँ। बताओ कैसे ना पागल हूँ? कैसे बताऊं कि मैं किस कदर टूट चुका हूँ? वो चीखते हुए अपने बाल नोच रहा था कि मीरब ने फौरन उसके हाथ थामकर अपनी आंखों से लगा लिए। इस सब में आपका कोई कसूर नहीं है जवार। शुरू में मुझे भी आपसे नफरत हुई थी, बहुत नफरत हुई थी, मगर फिर मैंने अपना फैसला अल्लाह के सपुर्द कर दिया। फिर अल्लाह ने ही मेरे दिल में ये बात डाली कि जो कुछ हुआ उसमें आपका क्या कसूर? आप भी इतने ही कसूरवार हैं जितनी मैं हूँ। करूँ कसूर उस शुराब का था, इसीलिए तो अल्लाह ने उसे हराम करार दिया है। आप मुझसे वादा करें कि आप आइंदा अब कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। उसके हाथ थाम कर जिस अंदाज में उसने कहा था, कोई ज़र खानज़ादा की जान भी ले लेता तो सवार खानज़ादा अपनी जान दे देता, मगर उस शराब की तरफ दोबारा आंख उठाकर भी ना देखता। मैं वादा करता हूँ कि कभी उस शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, ना ही उसकी तरफ देखूंगा। वो बच्चों की तरह उससे वादा करता है। तो मीरब के लबों पर मुस्कान आ जाती है। मैं अपनी बेबी से मिल लूं? वो उसके पहलू पर हाथ रखकर पूछता है, तो मीरब को लाल सुर्ख कर देता है।
कुछ देर यूं ही बैठने के बाद वो उसके पैरों के करीब झुककर उसके पैरों को कीदत से चूमता है। हेजल आंखें हैरत से फैल जाती हैं। ये पैर दुनिया के हसीर तरीन पैन है, क्योंकि उनके तले मेरी औलाद की जन्नत है। वो उसके पैरों पर जगह जगह बोसा देते हुए इतनी शिद्दत से बोलता है कि मेरा बेसाख्ता अल्लाह का शुक्र अदा करती है। तशक्कुर के मारे उसकी आंखें नम हो जाती हैं। किस कदर खूबसूरत था वो शख्स। अगर वो उसे ऐसे गुनाह की सजा देती जो उसने किया भी नहीं था, तो यकीनन उसके साथ नाइंसाफी होती। वैसे भी उसने कहीं पढ़ा था कि नफरत गुनाह से करनी चाहिए, गुनाह करने वालों से नहीं। वो नम आंखों से उसकी तरफ देखकर अपने रब का शुक्र अदा करती है और किसी और ही कैफियत में चली जाती है। यूं ही एक खूबसूरत रात अपने इख्तिताम को पहुंचती है। कुछ अरसा बाद इस अरसे में बहुत कुछ बदल चुका था। मिसबा खानज़ादा कुछ अरसा नाराज रहने के बाद अब दोबारा उनके साथ पहले जैसी ही हो चुकी थी। आखिर वो उनकी इकलौती बेटी थी, कब तक अपनी माँ से नाराज रह सकती थी। सवार भी वलीमे वाले दिन ही सबको हकीकत से आगाह कर चुका था। उसने अपना पर्सनल सबके सामने जाहिर नहीं किया था, बल्कि सिर्फ इतना बताया था जितना ज़रूरी था। बल्कि किसी ने भी ज़्यादा कुरे इतना मुनासिब न समझा। मेरा तुम्हें लाला बुला रहे हैं। वो इस वक्त अपनी बिल्ली के साथ खेलने में मसरूफ थी जब मिरहा ने आकर उससे खबर दी। क्या मतलब तुम्हारा? लाला आज फिर घर पर आ गया है? उसने आंखें फाड़ते हुए हैरत से सवाल किया, जिस पर मिरहा ने बेसाख्ता खिलखिला उठी। हाँ, आ गए हैं और खैर से तुम्हें याद भी फरमाया गया है। उसने मायने खेज अंदाज में उसे देखा, जिस पर मीरब ने आंखें छोटी करके उसे घूरा। कसम खा लो तुम्हारा ये लाला ताया जान के बिजनेस को डबोकर ही रहेगा। वो अपनी बिल्ली को बाजू में बढ़ते हुए बेहद मासूमियत से बोली, जिस पर मिरहा के पीछे खड़े सर खानजादा ने गला खंगारा। इतनी फिक्र है ताया के बिजनेस की तो खुद क्यों नहीं चली जाती? सवार खानजादा का लहजा तंजिया था। एक बिल्ली के साथ मुझे बात भी नहीं करने देते आप? ऑफिस में काम तो जैसे करने ही देना था। उसने सर झटकते हुए कहा, जिस पर मिरहा के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। यही एक लड़की थी जो उसके लाला के साथ जुबान दराजी कर सकती थी। तुम्हारी टांगे ना तोड़ दूं अगर तुमने सोचा भी इस बारे में तो। वो शदीद गुस्से में शायद कुछ गलत कह बैठा था, मगर मीरब के लिए ये सब मामूल था। टांगे तोड़ने से क्या होगा? सोचना तो मेरे दिमाग से है। सवार आपको भी ये ना मुश्किल से ही अकल आएगी। उसने अपनी उंगलियों को हल्के से गोल घुमाते हुए कहा, जिस अंदाज पर मिरहा को हंसी जब्त करना मुश्किल होगी। जबकि ज़िर्क खानज़ादा की आंखें हैरत से फैल गईं। वट! वो तकरीबन चीख उठा। क्या? उसके चीखने पर मेरा फौरन घबरा गई। शायद वो वाकई कुछ ज्यादा ही बोल गई थी। तुम्हारी टांगे इसलिए काटने का बोला है कि तुम्हारी अकल टखनों में है। तुम्हें किसने कह दिया कि अकल दिमाग में होती है? दो पल में हिसाब बराबर करते सवार खानजादा ने लबों पर दिल जलाने वाली मुस्कुराहट सजा ली। ओह जर्क, सबको अपने जैसा नहीं समझते। अगर आपकी अकल वाकई टखनों में है तो सबकी तो नहीं हो सकती ना। वो मासूमियत से लब सुकेड़ कर बोली। तो जवार खानजादा को वो जहर से भी ज्यादा बुरी लगी। कसम से तुम जहर लग रही हो, उसने बेधड़क कहा। समझ सकती हूँ, आपकी आंखों की बिनाई भी उम्र के साथ कमजोर हो रही है। ऐसा होता है जवार, दिल पे मत लीजिए। उसने उसके कंधे पर हाथ रखकर हल्की सी तबकी दी। तो मेघा ने अपनी हंसी दबाते हुए दुपट्टे का पल्लू मुंह में देकर वहां से भागना मुनासिब समझा, वरना उन दोनों की लड़ाई में वो बिला वजह फंस जाती। तुम जानती हो जुबान दराज बीवियों का क्या हाल होता है? सवार ने उसकी कमर के गिर्द बाजू हायल करते हुए उसे अपनी तरफ खींच लिया। बदजुबान शोरों के बारे में भी कुछ रोशनी डालें फिर। वो उसके कंधों पर हाथ रखकर जमाकर बेबाकी से बोली। तो एक बार फिर सवार खानजादा उसकी शोखी पर हार गया। यार तुम इतनी प्यारी क्यों हो? वो बेख्तियार हंसा और उसके गाल को नरमी से छू लिया। अब मैं अपनी तारीफ खुद करूं तो अच्छी लगूंगी। उसने शरारत से नजरें झुकाकर दुपट्टे को उंगलियों में लपेटते हुए शर्माने की अदाकारी की। तो जवार कहका पूरे कमरे में गूंज उठा, मेरी ड्रामा क्वीन। कहते हुए उसने उसे अपने गले से लगा लिया और माथे की कनपट्टी पर हल्का सा बोसा रख दिया। मेरे अपने सुकून से आंखें मूंद ली। यही लम्स तो वो चाहती थी। तुम किस मिट्टी से बने हो? आज मुझे बता ही दो। अपने 6 साला बेटे के पीछे भागते भागते वो बिल्कुल पागल सी हो चुकी थी। इसी दौरान 6 साला उरहान अपनी मासूमियत से जवाब देते हुए उसका पारा मजीद हाई कर दिया था कि वही मिट्टी जिससे आप बनी है।
یہ سنकर میرب غصے سے आग बगोला हो गई और बोली, orhan, अपनी शक्ल लेकर यहाँ से दफा हो जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मगर बच्चे की मासूमियत अपनी जगह कायम थी। वो फौरन पलट कर बोला, आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता, मैं बाबा को शिकायत लगाऊंगा। ये कहकर वो मासूमियत से लब बरोड़ते हुए अंदर की तरफ चला गया, जबकि पीछे मीरब ने जल्दी से फोन निकालकर अपने शोहर को कॉल मिलाई। इससे पहले कि वो उसका बेटा जाकर सारी बात अपने बाप को बताता, वो खुद ही अपनी बात पहले पहुंचाकर मामला अपने हक में करने का इरादा रखती थी। पिछले कुछ सालों से उनके घर में यही मामूल बन चुका था कि माँ बेटा लड़ने के बाद फौरन बाप के पास जा पहुंचते थे और बेचारा सवार उन दोनों के दरमियान पस पिस कर रह जाता था। उसे कम समझ समझ नहीं आता था कि वो किसकी तरफदारी करे, क्योंकि अगर बीवी का साथ देता तो बेटा नाराज हो जाता और अगर बेटे का साथ देता तो बीवी खफा हो जाती। मगर इन सब के बावजूद उनकी जिंदगी अब काफी खुशहाल हो चुकी थी। उनके रिश्ते का आगाज चाहे तल्ख और गलतफहमियों से हुआ था, मगर वक्त के साथ वो एक दूसरे को माफ करते हुए इस खूबसूरती से जीने लगे थे कि उनका रिश्ता खानदान में मिसाल बन गया था। वही मीरब जो कभी अपनी शादी की रात और फिर एक जायज बच्चे की मां होने के बावजूद लोगों की लान तान सहती थी, आज वही लोग उसके सामने एहतराम से झुकते थे, क्योंकि वो अब सरदार सवार खान की बीवी, इस कबीले की सरदारनी और एक सरदार के बेटे की माँ थी।